13 दिसंबर 2001 दिल्ली की कड़कती सर्दी का दिन था। समय हो रहा था सुबह के करीब 11:30 बजे। इंडिया के सबसे सुरक्षित और सबसे पावरफुल बिल्डिंग पार्लियामेंट हाउस यानी संसद भवन में विंटर सेशन चल रहा था। कुछ ही देर पहले सेशन एडजॉर्न हुआ था। बिल्डिंग के अंदर देश के होम मिनिस्टर और 100 से ज्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मौजूद थे। बाहर सिक्योरिटी अपने नॉर्मल रूटीन पर थी। तभी गेट से एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार अंदर आती है। गाड़ी पर लाल बत्ती लगी थी और विंडशील्ड पर होम मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट का वीआईपी सिक्योरिटी स्टिकर चिपका था। किसी ने उस गाड़ी को रोका नहीं। वो गाड़ी सीधे पार्लियामेंट बिल्डिंग के मेन गेट्स की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन उस गाड़ी में कोई नेता या वीआईपी नहीं था। उसके अंदर बैठे थे 5 आतंकवादी जो अपने साथ AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स और 30 किलो RDX एक्सप्लोसिव लेकर आए थे। उनका मकसद सिर्फ गोलियां चलाना नहीं था। उनका मास्टर प्लान एक ऐसी तबाही मचाना था जो इंडिया की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देती। लेकिन वो गाड़ी बिल्डिंग के अंदर घुसने से पहले ही एक छोटी सी गलती का शिकार हो गई। एक ऐसी गलती जिसने देश को बचा लिया। आज हम रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के जरिए समझेंगे 2001 के पार्लियामेंट अटैक की पूरी सच्चाई। कैसे ये हमला प्लान हुआ, दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 48 घंटे में इस केस को कैसे सॉल्व किया और अफजल गुरु की फांसी के पीछे वो कौन सी कंट्रोवर्सी थी जो आज तक डिबेट का हिस्सा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी ही 100% रियल, अनबायस्ड और डीप रिसर्च वाली क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज आगे भी देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल देश की असलियत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। इस खौफनाक दिन की शुरुआत दिल्ली में नहीं बल्कि बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में हुई थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे हमले का मास्टर प्लान पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद ने बनाया था। इसमें उन्हें लश्कर-ए-तैयबा का भी सपोर्ट मिला। इस साजिश के मेन मास्टरमाइंड्स थे मौलाना मसूद अजहर और गाजी बाबा। लेकिन किसी भी बड़े हमले को अंजाम देने के लिए लोकल सपोर्ट की जरूरत होती है। यहाँ एंट्री होती है अफजल गुरु की। अफजल गुरु जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला था और पहले JKLF का मिलिटेंट रह चुका था। हालांकि उसने सालों पहले सरेंडर कर दिया था। पुलिस के मुताबिक अफजल गुरु को इस हमले का लॉजिस्टिक्स यानी गाड़ी, हथियार और रहने का इंतजाम करने का काम सौंपा गया था। हमले से ठीक 2 दिन पहले यानी 11 दिसंबर को अफजल गुरु ने दिल्ली के करोल बाग मार्केट से एक पुरानी सफेद एम्बेसडर कार खरीदी। इसकी कीमत थी 1,10,000 रुपए। उन्होंने इस गाड़ी को एक चलता फिरता बॉम्ब बना दिया। गाड़ी पर लाल बत्ती लगाई गई। विंडशील्ड पर पार्लियामेंट और होम मिनिस्ट्री के फेक स्टिकर्स लगाए गए ताकि सिक्योरिटी गार्ड्स को लगे कि ये किसी बड़े मिनिस्टर की गाड़ी है। दिक्कत की बात यह थी कि उन दिनों सिक्योरिटी उतनी स्ट्रिक्ट और डिजिटल नहीं होती थी जितनी आज होती है। आतंकवादियों का एक्चुअल प्लान बहुत भयानक था। वो चाहते थे कि इस एक्सप्लोसिव से भरी गाड़ी को सीधे पार्लियामेंट के बिल्डिंग से टकरा दिया जाए। गाड़ी ब्लास्ट होते ही एक बड़ा रास्ता खुल जाता और उसके बाद वो अंदर घुसकर अंधाधुन फायरिंग करते। वो MPs और मिनिस्टर्स को हॉस्टेज बनाना चाहते थे। अब आते हैं उस दिन पर 13 दिसंबर सुबह 11:30 बजे। सफेद एम्बेसडर कार पार्लियामेंट के आउटर सिक्योरिटी गेट्स को क्रॉस कर चुकी थी। फेक स्टिकर्स की वजह से किसी को शक नहीं हुआ। गाड़ी गेट नंबर 11 की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन तभी एक फेटल मिस्टेक हुई। गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी ने कार की स्पीड अचानक बढ़ा दी और उसका कंट्रोल बिगड़ गया। तेजी से आगे बढ़ती हुई वो एम्बेसडर वहां पार्क की गई उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट कृष्ण कांत की गाड़ियों के काफिले से जा टकराई। इस टक्कर की आवाज से वहां ड्यूटी पर मौजूद CRPF कांस्टेबल कमलेश कुमारी अलर्ट हो गई। जब उन्होंने गाड़ी की तरफ देखा तो उन्हें गाड़ी के अंदर हथियारों से लैस लोग दिखाई दिए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये कोई VIP नहीं बल्कि आतंकवादी है। कमलेश कुमारी अपनी जान की परवाह किए बिना पीछे की तरफ भागी और जोर जोर से चिल्लाते हुए बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट करने लगी। आतंकवादियों को समझ आ गया कि उनका प्लान फेल हो रहा है। उन्होंने तुरंत कमलेश कुमारी पर फायरिंग शुरू कर दी। उस दिन की सबसे पहली गोली उन्हें ही लगी और वो इस हमले की पहली शहीद बनी।
पर उनकी उस चीख ने पूरे पार्लियामेंट को जगा दिया था। 5 आतंकवादी जिनके नाम हमजा, हैदर, राना, राजा और मोहम्मद थे, गाड़ी से बाहर निकल आए। उनके पास AK-47 राइफल्स और ग्रेनेड्स थे। यहाँ से शुरू हुआ एक खौफनाक 45 मिनट का गन बैटल। पार्लियामेंट के वॉच एंड वार्ड स्टाफ, CRPF और दिल्ली पुलिस के जवानों ने तुरंत अपनी पोजीशन ले ली। बिना किसी एडवांस वार्निंग के इन जवानों ने गोलियों की बारिश के बीच आतंकवादियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। आतंकवादियों को बिल्डिंग के अंदर घुसना था, पर जवानों ने उन्हें बाहर ही घेर लिया। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। जब आतंकवादियों को लगा कि वो अंदर नहीं जा पाएंगे, तब उनमें से एक मोहम्मद ने गेट नंबर 1 की तरफ भागा। उसने अपने शरीर पर बॉम्ब बांध रखा था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे गोली मारी और गिरते ही उसके बॉम्ब का डेटोनेटर दब गया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। बाकी बचे चारों आतंकवादियों को भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने चुन चुन कर ढेर कर दिया। 45 मिनट के बाद फायरिंग रुक गई। 5 आतंकवादी मारे जा चुके थे और उनमें से एक भी बिल्डिंग के अंदर कदम नहीं रख पाया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हमला तो नाकाम हो गया था, पर अब दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इन्हें भेजने वाला कौन था, उनकी मदद किसने की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिर्फ 48 घंटे के अंदर इस केस को क्रैक कर दिया। ये इंडियन पुलिस की हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेशंस में से एक मानी जाती है। उन्हें 2 सबसे बड़े सुहाग मिले। पहला, एम्बेसडर गाड़ी। पुलिस ने गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर को ट्रेस किया, जो उन्हें करोल बाग के एक कार डीलर तक ले गया। उस डीलर ने बताया कि गाड़ी किसने खरीदी थी। और दूसरा, एक मोबाइल फोन। एक मरे हुए आतंकवादी की जेब से एक मोबाइल फोन मिला। जब पुलिस ने उसकी कॉल रिकॉर्ड्स निकाली तो उन्हें पता चला कि आतंकवादी आखिरी वक्त तक कश्मीर और दिल्ली में किसी के टच में थे। इन्हीं डिजिटल फुटप्रिंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स को ट्रेस करके 15 दिसंबर तक पुलिस ने मास्टरमाइंड्स और उनके मददगारों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने जम्मू एंड कश्मीर से अफजल गुरु को पकड़ा। उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सर गिलानी, अफजल के काजिन शौकत हुसैन गुरु और शौकत की पत्नी अफसान गुरु को भी अरेस्ट कर लिया गया। केस पूरी तरह कोर्ट में चला गया। इस हमले के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच हालत इतने खराब हो गए थे कि दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर आ गई थी। इसे ऑपरेशन पराक्रम कहा गया। दोनों देशों के बीच युद्ध होने ही वाला था। दूसरी तरफ कोर्ट में लंबा ट्रायल चल रहा था। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फाइनल वर्डिक्ट यानी फैसला सुनाया। हम एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से इस फैसले को समझते हैं। अफसान गुरु, कोर्ट ने उन्हें टेरर चार्जेस से पूरी तरह आजाद कर दिया। उन्हें सिर्फ थोड़ी सी सजा मिली क्योंकि उन्होंने पुलिस से जानकारी छुपाई थी। सर गिलानी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस प्रोफेसर को कोर्ट ने कंप्लीटली एक्विट यानी बाइज्जत बारी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश में शामिल होने का कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं मिला है। शौकत हुसैन गुरु, इनकी सजा को कम करके 10 साल की सख्त कैद में बदल दिया गया। वो 2010 में रिहा हो गए। और अफजल गुरु, सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को इस पूरे हमले का मेन कॉन्स्पिरेटर और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर माना। कोर्ट ने एविडेंस के आधार पर अफजल गुरु की मौत की सजा को बरकरार रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की एक लाइन ने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा था कि इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और समाज के अंतरात्मा को शांत करने के लिए मौत की सजा जरूरी है। ह्यूमन राइट्स लॉयर्स और एक्टिविस्ट्स ने इस लाइन पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि इंसाफ सिर्फ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, किसी पब्लिक इमोशन या समाज की मांग को शांत करने के लिए नहीं। ये मुद्दा आज भी लॉ स्कूल्स में डिबेट का हिस्सा है। अफजल गुरु ने कई सालों तक फांसी की सजा के खिलाफ मर्सी पिटीशन डाली, पर आखिर में सरकार ने उसे खारिज कर दिया। 9 फरवरी 2013 की सुबह बहुत ही एक्सट्रीम सीक्रेसी से अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इस पूरे सीक्रेट मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन 3 स्टार। लेकिन इस एग्जीक्यूशन ने 3 बहुत बड़े कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया। कंट्रोवर्सी 1, द ट्रायल यानी फेयरनेस का सवाल।
एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और कई बड़े वकीलों ने क्लेम किया कि अफजल गुरु को एक फेयर ट्रायल नहीं मिला। उनका आरोप था कि ट्रायल के शुरुआती और सबसे मेन वक्त पर अफजल को उसकी पसंद का वकील नहीं दिया गया, बल्कि कोर्ट ने अपनी तरफ से एक वकील थोप दिया जिसे अफजल नहीं चाहता था। कंट्रोवर्सी 2, द स्पीड पोस्ट इंसिडेंट। जेल मैनुअल के रूल्स के मुताबिक किसी को फांसी देने से पहले उसके परिवार को एडवांस्ड में इन्फॉर्म करना जरूरी होता है ताकि वो आखिरी बार मिल सके। सरकार ने कहा कि उन्होंने अफजल के परिवार को कश्मीर में स्पीड पोस्ट के जरिए लेटर भेजा, लेकिन कंट्रोवर्सी तब हुई जब उसके परिवार को वो लेटर फांसी होने के 2 दिन बाद मिला। एंड कंट्रोवर्सी 3, द बुरियल यानी दफनाने का मुद्दा। फांसी के बाद अफजल गुरु की बॉडी उसके परिवार को नहीं दी गई। इसे जेल के रूल्स और लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए तिहाड़ जेल के अंदर ही दफना दिया गया। इस पर कश्मीर में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने कहा कि किसी के परिवार को उसकी डेड बॉडी ना देना इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। इन कंट्रोवर्सीज की वजह से ये केस आज भी कोर्टरूम्स और डिबेट्स में जिंदा है। लेकिन इन सब पॉलिटिक्स और कानूनी बहस के बीच हमें उस आखिरी सच को नहीं भूलना चाहिए जो 13 दिसंबर 2001 को जमीन पर हुआ था। उस दिन पार्लियामेंट के उस बिल्डिंग और उसमें बैठे देश के नेताओं को किसी नेता या पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बचाया था। उन्हें बचाया था उन 9 शहीदों ने जिन्होंने बिना सोचे अपनी जान आगे कर दी। दिल्ली पुलिस के 6 जवान, पार्लियामेंट सिक्योरिटी के 2 ऑफिसर्स और एक माली ने उस दिन अपनी जान की कुर्बानी दी। उनके क्विक एक्शन और बहादुरी की वजह से देश के दिल पर हुआ यह हमला बिल्डिंग के दरवाजे पर ही खत्म हो गया। हम उनकी इस कुर्बानी को हमेशा नमन करते हैं। दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट पर आपका क्या मानना है? क्या अफजल गुरु की जुडिशियल प्रोसेस और उन्हें तिहाड़ जेल में दफनाने का फैसला देश की सुरक्षा के लिए सही था, या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स की बातें अपनी जगह पर ठीक है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये डिटेल्ड, अनबायस्ड और डीप रिसर्च वाली क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो हमारे चैनल देश की असलियत को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। हम ऐसी ही असलियत और सच्चाई आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद।